नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएसजे 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में माइनर एक्टों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में जिस माइनर एक्ट का आज हम अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में विस्तृत रूप से धाराओं को बताते हुए चलेंगे। तो वह माइनर एक्ट है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। तो इस अधिनियम के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यह अधिनियम जो है कि वह कब बनकर तैयार होता है। यह अधिनियम बनकर तैयार होता है 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर 2007, ठीक है। यह 29 दिसंबर 2007 को यह बनकर तैयार होता है, ठीक है। और यह इस श्रेणी का, इसका क्रमांक क्या है इस अधिनियम का, यह भी पूछा जाता है। तो यह कौन सा है? 56। इसका क्रमांक संख्या क्या है? 56, ठीक है। और इसमें कितनी धाराएं हैं और उन धाराओं में क्या क्या उल्लेख हैं, इन सब का अध्ययन हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वह है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का विस्तार है। ऑप्शन है आपका संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, उन राज्यों पर जिन्होंने अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को अपने राज्य में लागू किया, या केंद्र शासित राज्यों के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो इसमें हर अधिनियम में हम आपको बताते हैं कि 31/10/2019 जब जम्मू कश्मीर का विलय की ये डेट हुई है, तब से, जब से जम्मू कश्मीर का विलय हो गया है, तब से 31/10/2019 से इसका जो कोई भी अधिनियम है उसका जो विस्तार है वो लगभग सभी अधिनियमों का विस्तार अब संपूर्ण भारत पर हो गया है। इसके पहले 31/10/2019 के पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर था। लेकिन ये अब ध्यान रखिएगा कि जब 2018 पीसीएसजे दिया होगा आपने, तो अगर ऐसे क्वेश्चन बनते तो आपको लिखना पड़ता जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। लेकिन वर्तमान में 31/10/2019 के बाद से इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन अ, यानी अब संपूर्ण भारत पर यह लागू है, ठीक है। इसका विस्तार और नाम के बारे में किस में बताया गया है? इसके धारा 1 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 किन पर लागू होता है? भारत में निवास करने वाले भारतीयों पर, भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों पर, उपरोक्त अ और ब दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो यह अधिनियम, इसका जो सही ऑप्शन होगा इसका होगा ऑप्शन स। यह अधिनियम दोनों भारत में रहने वाले और भारत के बाहर दोनों के ऊपर यह अधिनियम लागू होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में कुल कितनी धाराएं हैं, ठीक है। तो इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिलाकर धाराओं की संख्या जो है कि वह है आपकी 32, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है ऑप्शन 32 धाराएं। तो इसमें 32 धाराएं हैं, ठीक है। और यह 29 दिसंबर 2007 को बनकर तैयार होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 मध्य प्रदेश राज्य में किस दिनांक से लागू हुआ? ये एमपी का एग्ज़ाम जब आप देंगे तो उस दिन इसका जो है उसमें यह पूछा गया था। तो इसका जो प्रश्न उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, यानी 23 अगस्त को, ठीक है। यह है ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न है हमारे इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 29 दिसंबर को, 23 अगस्त 2008 को, 26 सितंबर को, या 15 नवंबर को? तो ऊपर हमने चर्चा ही किया था अभी। तो यह कब लागू हुआ, स्वीकृत हुआ? 29 अगस्त 2007, यानी ऑप्शन ए। यह अधिनियम भारतीय गणराज्य में किस वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित हुआ? तो किस वर्ष हुआ इसको भी हमने देखा कि यह
58वें वर्ष, क्रमांक संख्या 56, और किस वर्ष से लागू होता है अधिनियमित, यह होता है 58वें वर्ष। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार बालक में सम्मिलित है। ठीक है, यह परिभाषा है, बालक की परिभाषा इस किस धारा में दी गई है? धारा 2 के उपधारा क में। तो बालक के अंतर्गत कौन कौन आता है? बेटा आती है, बेटी आती है, पौत्र आता है, पौत्री आती है। ठीक है, लेकिन इसमें अवयस्क सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, किसमें बताता है? धारा 2 के क में बालक के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? पुत्र भी होते हैं, पुत्री, पौत्र और पौत्री दोनों, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, अब मैं डायरेक्ट ये बोलूँगा इस अधिनियम की इस धारा के अनुसार जो पूछेगा। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बालक में सम्मिलित नहीं है? तो हमने ऊपर ही बताया कि धारा 2 की क क्या कहती है? बेटा, बेटी, पौत्र और पौत्री सम्मिलित हैं, लेकिन अवयस्क सम्मिलित नहीं है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह क्या होगा? अवयस्क पुत्र। विवाहित पुत्र भी है, वयस्क पुत्र भी है, अविवाहित पुत्र भी है, लेकिन अवयस्क पुत्र इसमें शामिल नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को यही अधिनियम के तहत संतान में शामिल नहीं है? ठीक है, तो वही बात है कि पौत्र एवं पौत्री है, बेटा बेटी है, लेकिन अवयस्क और पुत्र पुत्री इसमें नहीं है। वही प्रश्न है, एमपी में पूछा गया है। अब पूछा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण में क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसी अधिनियम की धारा 2 के ख में भरण पोषण की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो भरण पोषण के अंदर का क्या क्या होता है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं भाई? खाने आहार चाहिए, वस्त्र चाहिए, निवास स्थान चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था चाहिए, यही सब इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो धारा भरण पोषण में क्या बताया है? एक निवास होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए पहनने के लिए, भोजन मिलनी चाहिए, लेकिन जूता पहनना जरूरी नहीं है, चप्पल से भी काम हो सकता है, ये इस अधिनियम के मानने के हिसाब से। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, यह भरण पोषण में नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि माता पिता और इस अधिनियम में अवयस्क किसे माना गया है? ठीक है, इसमें जो अवयस्क श्रेणी है वह किसे माना गया है? ठीक है, तो इस बारे में इस अधिनियम में धारा 2 के ग में बताया गया है। ठीक है, उपधारा 2 के ग में अवयस्क के बारे में बताया गया है। इसमें यह मानना है कि जैसे भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 में जिसको बारे में बताया गया है, वही बात यहाँ भी अवयस्क के लिए है। ठीक है, तो वही बात इसमें तो डायरेक्ट यही दे दिया है, 17 वर्ष की कोई मतलब नहीं है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम में माता पिता में सौतेला पिता या सौतेली माता शामिल हैं या अथवा नहीं? ठीक है, तो जो माता पिता की बात करते हैं इस अधिनियम में, इसमें क्या है कि इसको धारा 2 के घ में इसका उल्लेख है। ये धारा इसीलिए बता रहा हूँ इसमें क्या है। तो इसमें जो माता पिता के बारे में बताया गया है उसे पिता माता भी हैं, जैव दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता भी हैं, चाहे वह माता पिता कोई वरिष्ठ नागरिक है या नहीं, अर्थात यह दोनों भी इसमें शामिल हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण इसी अधिनियम के अंतर्गत माता पिता में सम्मिलित हैं? तो हमने बताया जैविक माता पिता भी हैं, दत्तक या सौतेले माता पिता भी हैं, जो वरिष्ठ नागरिक भी, यानी ऑप्शन इसका जो सही होगा ऑप्शन डी। इस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति में सम्मिलित है। जो इस अधिनियम के संपत्ति की बात कही गई है वो धारा 2 के च में इसके बारे में, संपत्ति के बारे में बताया गया है। संपत्ति में क्या है कि वह जंगम भी हो सकती है, अस्थावर भी होती है, स्वयं अर्जित की हुई हो, मूर्त हो, अमूर्त हो, हित का अधिकार हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? संपत्ति के अंतर्गत इस अधिनियम में बताया गया है। तो चाहे वह ये संपत्ति हो, जंगम या स्थावर पैतृक संपत्ति,
या स्वयं अर्जित संपत्ति या मूर्त या अमूर्त संपत्ति, सब इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी। इस अधिनियम के अंतर्गत संबंधी, संबंधी शब्द के बारे में बात हुई है। संबंधी किसे कहा गया है, ठीक है। तो जो संबंधी इस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया है उसमें कौन कौन है? पुत्र एवं पौत्री हैं, पौत्र है और पौत्री है, निसंतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई वयस्क विधिक वारिस जिसके कब्जे में उसकी संपत्ति है या उसकी मृत्यु के पश्चात विरासत में प्राप्त करेगा, ठीक है। तो यह जो बात रखी गई है इसका जो सही उत्तर है संबंधी के बारे में, यह इसमें किसमें बताया है? धारा 2 के 6 में। तो संबंधी के अंतर्गत कौन आता है? इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा कि वरिष्ठ नागरिक, इस अधिनियम में वरिष्ठ नागरिक कौन है बताया गया है। तो यह इस धारा के 2 के ज में वरिष्ठ नागरिक के बारे में उल्लेख किया गया है, जो यह कहता है कि वरिष्ठ नागरिक कौन है? जो भारत का नागरिक हो और वह 60 वर्ष के ऊपर की आयु प्राप्त कर चुका है, वही वरिष्ठ नागरिक होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? ऑप्शन बी, 60 वर्ष से अधिक। हम धारा भी बता रहे हैं आपको, उसमें क्या एक्सप्लेन है वो भी बता रहे हैं और उत्तर भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से पढ़ते चलिए, आपका एक प्रश्न विथ एक्सप्लेनेशन कवर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार क्या है? राज्य सरकार से हम क्या अभिप्रेत करते हैं? तो जो राज्य सरकार के बारे में बताया गया है वह धारा 2 के झ में बताया गया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत 2 झ क्या कहती है कि जैसे संविधान में के आर्टिकल 239 में बताया गया है कि वही जो है इस अधिनियम के अंदर जो प्रशासक होते हैं वही राज्य सरकार से अभिप्रेत है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन स। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भरण पोषण का आवेदन मंजूर नहीं किया जा सकता है? पहला क्या है? ऐसे माता पिता का आवेदन जो उनके स्वामित्वाधीन संपत्ति में स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। ऐसे दादा दादी का आवेदन जो स्वयं के अर्जन से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का अपने नातेदार के विरुद्ध आवेदन जिसका पुत्र विदेश में कार्यरत है। उपरोक्त सभी आवेदन मंजूर किए जाने योग्य हैं, ठीक है। तो कैसे का है कि इसमें किस लोगों का आवेदन मंजूर किया जाना है उसके बारे में यह पूछ रहा है कि किस किस को इसका आवेदन करने का हक है। तो जो आवेदन करता है उसे इस अधिनियम की धारा 5 में बताया गया है कि कौन इसके लिए आवेदन कैसे करेगा, ठीक है। तो माता पिता कर सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है उसमें सब सही है, सब आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिसका पुत्र विदेश में कार्यरत है वह, यानी इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है कि इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 4 के अधीन भरण पोषण के लिए कोई आवेदन, ठीक है, कौन कौन कोई आवेदन करने के लिए किस तरीके से होगा उसके बारे में धारा 4 में कोई आवेदन कैसे करेगा। तो पहले बताया कि कोई वरिष्ठ नागरिक हो जिसमें माता पिता हो, ठीक है। माता पिता या दादी दादा की दशा में एक या अधिक बालकों के विरुद्ध कोई अवयस्क न हो वो कर सकते हैं। किसी निसंतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में उसके नातेदार के विरुद्ध, वही जो ऊपर हमने देखा धारा 2 के 6 में, ठीक है। तो इन सब के बारे में यह बताता है। तो यह क्या है, ये पहले ही आ गया कि कौन कौन कोई आवेदन कौन करता है, किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता पिता द्वारा। यदि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता अशक्त हैं तो एक संगठन को भी यह कहता है कि उसकी कोई संगठन भी इसका भरण पोषण करने के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। या अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है। कोई अधिकरण है, अभी हम बताएंगे अधिकरण में कौन रहता है, आगे सेक्शंस में है। तो अधिकरण भी स्वतः संज्ञान से इस बात की बात ले सकता है, ठीक है। तो 4-5 दोनों धाराओं में इसी से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भरण पोषण के लिए कार्यवाही के खर्चे के लिए मासिक भत्ते हेतु धारा 5(2), वही बात संगठन या जो भी है उसमें बताया गया है,
फाइल किए गए आवेदन का यथासंभव ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से निस्तारण किया जाएगा। अंतरिम भरण मासिक देन का आदेश कितने दिनों के अंदर, मतलब ये आदेश होना चाहिए कि यह उस पर कार्य करेगा। तो सूचना की तामील की जब बात की जाती है तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 30 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर, 60 दिनों के भीतर और 90 दिनों के भीतर। तो सूचना की तामील का निस्तारण जो किया जाता है उसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी 90 दिन के अंदर। ठीक है। परंतु जो अधिकरण होते हैं उसे एक बार में 30 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं, ये उनको पावर है अधिकरण को, जो इस पे अधिकरण बनते हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। असाधारण परिस्थितियों में वही 5 बात पूछ रहा है कि भरण पोषण के लिए और कार्यवाही के खर्चे के लिए मासिक भत्ते हेतु अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन के निपटाने की अवधि को एक बार में अधिकतम बढ़ा सकता है। वही बात आ गई, मैंने बताया कितने दिन के लिए बता सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 30 दिन तक के लिए बढ़ा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन बालकों या नातेदारों के विरुद्ध उस जिले में कार्रवाई शुरू की जाएगी। कहाँ कहाँ इस पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में बता रहा है। कहाँ कहाँ? जहाँ वह निवास करता है या अंतिम बार निवास किया है, जहाँ बालक या नातेदार निवास करता है, जहाँ संतान या संबंधी निवास करता है, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर है यह होगा ऑप्शन डी, ये कहीं भी हो इन सब में आपको इसमें कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यहाँ बालकों या नातेदारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की शक्तियाँ जो दी गई हैं कि अधीन कौन सी शक्तियाँ दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इन पर लगाई जाएंगी। ठीक है। तो जो इस अधिनियम की धारा 6, अभी धारा 6 की बात कर रहा है यह, धारा 6 क्या कहता है कि इसकी अधिकारिता क्या है इस अधिनियम की। जो धारा 5 के अंतर्गत कोई बालक या नातेदार इसके विरुद्ध कोई कार्य करता है, ठीक है, तो ये धारा 6 के बारे में बता रहा है कि इसमें कौन होगा जो इस प्रकार का निर्णय करेगा। तो दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है कि इस प्रकार की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट करेगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, अपर जिला मजिस्ट्रेट या जिला जज। तो इसका जो निस्तारण करता है वह करता है ऑप्शन बी, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है हमारा कि भरण पोषण के मामले में साक्ष्य संतान या संबंधी की उपस्थिति में किसी रीत में अभिलिखित किए जाएंगे, या वारंट मामलों के लिए विहित रीत में, समन मामलों के लिए विहित रूप में, उपरोक्त अ व दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इस प्रकार का कृत्य होगा उसमें जो वर्किंग होगी वह होगी बी, ऑप्शन बी इसका सत्य होगा, समन मामलों के लिए विहित रीति के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने से पूर्व अधिकरण उसे सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा, और ऐसा सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करेगा कितने मास के भीतर। ठीक है। तो ऑप्शन है आपके 1 मास, 2 मास, 3 मास और 6 मास। तो जो सुलह अधिकारी होगा, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि सुलह अधिकारी कौन होता है, कौन बनता है। तो वह जो होता है इसका निस्तारण कितने दिन में करेगा, ऑप्शन ए, 1 मास के अंतर्गत। अब क्या अगला अधिनियम क्या है कि ये देखिए भरण पोषण अधिकरण किस अधिनियम में है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यह धारा 9, धारा 8, धारा 7 और धारा 10। तो भरण पोषण का अधिकरण जो है वो बताया गया है आपको ऑप्शन सी, धारा 6 में। ठीक है। इस अधिकरण में कौन कौन रहेगा, ठीक है, तो जो राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति के अधिकारी जो होंगे, यानी उससे कम के नहीं होंगे, उन्हें इस अधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, उन्हें अध्यक्ष बनाएगा। और जहाँ 2 या अधिक अधिकरण गठित किए गए हैं वहाँ इसके बारे में राज्य अलग से नियम बना सकता है। ठीक है। और धारा 8 क्या कहती है कि इन सब की परिस्थितियों में जो जांच होगी
उसकी क्या दशा और प्रक्रिया है वह धारा 8 बताती है। ठीक है, धारा 7 क्या कहती है, इस अधिकरण के गठन के बारे में बात करती है। अब बात वही है कि भरण पोषण अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, निगम या विधान परिषद। तो धारा 7 कहती है कि यह अधिकरण किसके द्वारा गठित किया जाएगा, राज्य सरकार, यानी इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ब, राज्य सरकार। भरण पोषण अधिकार का गठन किसके लिए किया जाएगा, प्रत्येक शहरों के लिए, प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक तहसील के लिए और प्रत्येक प्रत्येक उपखंड हेतु। तो ये जानते हैं आप कि उपखंड जिला अधिकारी जो होता है, उस उपखंड अधिकारी जो होता है उससे अन्यून पंक्ति का अधिकारी अध्यक्ष नहीं होता। तो इससे ही बात आपको पता चलती है कि इसका गठन का जो उद्देश्य है वह है प्रत्येक उपखंड के हेतु किया गया। ऑप्शन डी सही। फिर भरण पोषण अधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा, बात हमने ऊपर भी कर दी कि कौन होता है। ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपखंड अधिकारी से अन्यून की पंक्ति का अधिकारी। किसमें बताया गया, धारा 7 में। अब वही बात है कि इस अधिनियम के तहत गठित भरण पोषण अधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका भी वही होगा, उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति के अधिकारी, यानी ऑप्शन बी। वही बार बार क्वेश्चन है, फिर से वही है कि धारा 7 के अनुसार अधिकरण का पीठासीन अधिकारी कौन होगा, तो वह कौन होगा, ऑप्शन ए, राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति का अधिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अब इससे जांच और दक्षा की प्रक्रिया जो हमने बताई थी, जांच की दशा और संक्षिप्त प्रक्रिया, धारा 8 में थी। अब धारा 9 क्या करता है, जब जांच और प्रक्रिया हो जाती है तो वह भरण पोषण का आदेश देता है। ठीक है, भरण पोषण का आदेश। ठीक है, तो धारा 9 क्या कहता है, भरण पोषण के आदेश के बारे में बताता है। ठीक है, अब यह पूछ रहा है कि धारा 9 के 2 में अधिकरण भरण पोषण भत्ता कितने रुपए प्रति माह बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आदेश दिया जाता है प्रति माह का, तो वह कितना होना चाहिए, 5,000, 15,000, 12,000 या 10,000। तो यह कितना हो चाहिए, 10,000 से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर न्यायालय जितना भी ठीक समझे उस हिसाब से उस पर निर्णय लगा सकता है, लेकिन 10,000 से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण द्वारा अधिकृत कितना भत्ता पोषण निर्धारित किया गया है। वही बात, कितना निर्धारित किया गया है, 10,000। ठीक है, तो जो निर्धारण है उसका ऑप्शन ए। अब क्या है कि प्रावधान के अनुसार अधिकतम कितनी राशि भरण पोषण के भत्ते के रूप में दिलाई जाती है, 5,000, 10,000 रुपये प्रति माह, 20,000 रुपये प्रति माह, कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो यह प्रश्न फिर से रिपीटेड है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 10,000 रुपये प्रति माह होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि आदेश किस में दे रहा है, धारा 9 में कितना देगा, 10,000 रुपये मंथली से ऊपर नहीं होना चाहिए। 8 क्या बताया था, प्रक्रिया। 7 क्या बताया था, अधिकरण का गठन। ठीक है, 5 क्या है कि कौन आवेदन करेगा। 4 क्या था कि उनसे संबंधित जो प्रक्रिया है वो क्या है। धारा 2 क्या है, परिभाषा बताती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस अधिनियम की के अंतर्गत माता पिता अधिकरण द्वारा भत्ते में परिवर्तन। हाँ, धारा 9 क्या कहती है, आदेश देती है कि भरण पोषण का आदेश दो। धारा 10, धारा 11 और धारा 12। तो अब इसमें धारा 9 आप जानते हैं, जो भत्ते में परिवर्तन है वह बताता है ऑप्शन बी, यानी धारा 10 में। और धारा 11 का क्या कहता है कि जो भरण पोषण का आदेश दिया गया है उसमें परिवर्तन कराता है, आदेश में। ठीक है, और धारा 12 क्या कहता है कि भरण पोषण के संबंध में कुछ परिस्थितियों में विकल्प का भी प्रावधान करता है। ठीक है, धारा 12। तो यह किसमें है, भत्ते के परिवर्तन की बात कहाँ कही गई है, धारा 11 में। ठीक, धारा 10 में। और इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा कि भरण पोषण के में विकल्प भरण पोषण की रकम अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तारीख से
कितने दिनों के भीतर जमा की जानी चाहिए। ठीक है, यह पूछ रहा है कि अगर जो भरण पोषण का विकल्प दिया जाता है वह जो है वो कितने दिनों के अंदर इसकी रकम जमा हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो विकल्प दिया गया है इसके बारे में किसमें बताया गया है, विकल्प संबंध में जो विकल्प है वो धारा 12 में बताया गया है कि जो, लेकिन यह जो भरण पोषण की रकम जमा कराने की बात कर रहा है वह धारा 13 में इसका उल्लेख है। और ये कितने दिन में होता है आइए देख लेते हैं, 25 दिन, 60 दिन, 30 दिन या 45 दिन। तो यह होता है कि आदेश जो दिया गया है उसे सुनाए जाने की आदेश के, ऑप्शन सी इसका सही होगा, 30 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है हमारा कि इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर आदेशित रकम का संदाय करना आवश्यक है। ठीक है, तो जो संदेह करने का रकम का आदेश है ऊपर वही सेम क्वेश्चन है, वो क्या है, ऑप्शन सी 30 दिन ही। अगला प्रश्न है आपका धारा 14 दावा अनुज्ञात किया जाने पर। ठीक है, धारा 14 क्या बताता है इसमें कि धारा 14 यह कहती है कि ब्याज का अधिनिर्णय जहाँ कोई दावा अनुज्ञात किया गया है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि ये जो साधारण ब्याज में अधिनिर्धारित किए जाने का प्रावधान कितना है, मतलब कितना यह ब्याज होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है आपका 5%, 18%, 6 से 20%, 8 से 16% और 4 से 18%। तो जो इसका सही उत्तर है वह होगा आपका 5 से 18% तक। अब भरण पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष की जाएगी। ठीक है, तो जो अपील की जाती है उसके बारे में धारा 16 में बताया गया है कि अपील क्या होगा। और अपील अधिकरण का गठन अगर बात करें वह तो वह धारा 15 में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यह क्या कहा गया है कि जो इस प्रकार के विरुद्ध अपील किसके समक्ष किया जाएगा, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या अपील अधिकरण। ठीक है, तो इस प्रकार अपील कहाँ की जाती है, धारा 15 में बताया गया है कि यह अपील अधिकरण में किया जाता है। ठीक है, और अपील अधिकरण होता है जो, उसकी स्थापना कौन करता है, तो अपील अधिकरण की स्थापना उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार या अपील अधिकरण, तो उसका जो स्थापना करता है वह करता है राज्य सरकार। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अपील अधिकरण का गठन किया जाएगा प्रत्येक उपखंड के लिए, प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक तहसील के लिए और प्रत्येक राज्य के लिए। तो जो अपील अधिकरण होगा वह होगा आपका प्रत्येक जिले के लिए। ठीक है, धारा 15 यही कहती है कि प्रत्येक जिले के लिए यह अपील अधिकरण एक गठन करेगी। कौन करता है, राज्य सरकार। जो अपील अधिकरण का अध्यक्ष होगा वह कौन होगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, या मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का ना हो, या उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो, या उच्च न्यायालय या का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता हो। तो जो इसका अध्यक्ष बनता है वह कौन होगा, जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के नीचे का नहीं होगा। ठीक है, अगला है कि भरण पोषण अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता पिता आदेश की तारीख से कितने दिनों के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा। तो अपील के बारे में किसमें बताया गया है, धारा 16 में। 15 क्या कहला है, अपील अधिकरण का गठन। ठीक है, तो इस प्रकार का जो अपील किया जाता है वो कब, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका 60 दिन के भीतर। ठीक है, अब इस अधिनियम के अनुसार अपील अधिकरण के साथ समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी अधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने के दिनांक से। वही बात पूछ रहा है कि अधिनियम का जो दिनांक है उससे कितने दिन के अंदर, 60 दिन, वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, तो वह कौन है, 60 दिन के अंदर। आदेश अपील की प्राप्ति की कितनी अवधि के भीतर अपील अधिकरण लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, वो अपील कब करता है, 60 दिन के अंदर। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है कि लिखित, तो जो वो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 30 दिन के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। पहला है धारा 16(5) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेशों की एक प्रति नाम मात्र शुल्क पर दोनों पक्षकारों को दी जाएगी।
ठीक है, ये सही है। दूसरा क्या है, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही का किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है। अगला है कि अपील अधिकरण उस अधिकरण से किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा। अपील अधिकरण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील का न्याय निर्णय और निश्चयन करेगा तथा अपील अधिकरण का आदेश अंतिम होगा। तो इसका जो सही है, इसमें असत्य जो पूछा है वह है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत प्रकरण में अधिकरण के समक्ष विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या यह किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है अधिकरण की अनुमति से या जिला न्यायाधीश की अनुमति से। तो यह कहा गया है 16 में, धारा 16 में, कि इसका नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी। भरण पोषण अधिकारी के रूप में किसे पदाभित करेगी? किसे? जिला समाज कल्याण अधिकारी को, जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से किसी निम्न किसी अधिकारी को, स अ ब दोनों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से दोनों, जो समाज कल्याण अधिकारी होंगे उनको भी और जो इस पंक्ति के नीचे का होगा उनको भी भरण पोषण अधिकारी के बारे में कहा गया है। तो ये भरण पोषण अधिकारी के बारे में बताया किस में गया है? इस अधिनियम की धारा 18 में इनका उल्लेख। ठीक है, ये धारा भी नोट करिएगा, महत्वपूर्ण है। भरण पोषण के इस अधिनियम के अंतर्गत 19 के अधीन वृद्धाश्रमों, याद रखिएगा धारा 19 क्या बताता है? वृद्धाश्रमों की स्थापना। तो वृद्धाश्रमों की स्थापना कौन करता है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, एनजीओ द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो एनजीओ का निर्माण करता है वह कौन करता है? इसमें भी राज्य सरकार द्वारा, वृद्धाश्रमों की स्थापना। अगला है आपका कि राज्य सरकार अवधारित करेगी कौन सी धारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता के बारे में उपबंध करेगी? तो धारा 19 तो वृद्धों के लिए आश्रय बना दिया, और धारा 20 क्या कहती है? कि चिकित्सीय सहायता प्रदान करें उन्हें। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, धारा 20। अब क्या किया है? धारा 21 के अनुसार सरकार क्या सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी? मतलब जो हैं उनको कल्याण के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार जागरूक आदि के उपाय राज्य सरकार करती है। ठीक है, तो इसी में धारा 21 में बताया गया है कि वह टेलीविज़न, रेडियो, अखबारों के माध्यम से प्रचार करेगी। पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी इस अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर मतलब इसमें जो है उसका जो सही ऑप्शन होगा ये चारों उसमें है, यानी ऑप्शन इसका जो होगा सही ऑप्शन डी। इस अधिनियम की धारा 23 के अधीन संपत्ति का अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा घोषित किया जाएगा। धारा 23 के बारे में क्या कहा गया है? कि जो अंतरक है इस पर किसके क्या होगा? शून्य होगा, अवैध होगा, शून्यकर्णी होगा या विधिमान्य होगा। तो क्या होगा यह? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, शून्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो कोई जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देख रेख या सुरक्षा, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को किसी स्थान में ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा वह दंडनीय होगा। यह किस में बताया गया है? धारा 24 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो धारा 24 में किस प्रकार का दंड दिया गया है? वह है आपको 3 मास का कारावास और जुर्माना जो कि 5,000 रुपये दोनों से दंडित होगा। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ब। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध क्या माना जाएगा? जो अपराधों का संज्ञान लिया जाता है, इसके बारे में किसमें बताया गया है? धारा 25 में। ठीक है, तो ये जो अपराध होंगे वो क्या होंगे? संज्ञेय और जमानती। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? संज्ञेय जमानती, असंज्ञेय अजमानती, असंज्ञेय जमानती या संज्ञेय और जमानती। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, संज्ञेय और जमानती। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इसका
कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का किस मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। सत्र विचारण किया जाएगा, संक्षिप्त विचारण किया जाएगा, उपरोक्त अ ब दोनों किया जाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किसमें बताता है, धारा 25 में संज्ञान कैसे लिया जाएगा, संक्षिप्त विचारण की तरह। ठीक है, तो यह आपका माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का संपूर्ण फैक्ट, क्वेश्चन आंसर विथ धारा आपको बता दिया गया। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। यह कार्यक्रम सही लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, हमारे टेलीग्राम से जुड़े। ठीक है, और इसके साथ साथ ही हमारे UPPCS, RO, ARO, BEO, LT, ठीक है, सब का विस्तृत रूप से GS का अध्ययन कराया जाता है। हमारे बैच चालू हैं, कम सीटें हैं, इसलिए अगर कोई जुड़ना चाह रहे हैं, आप इच्छुक हो, आपको लगे कि हम आपको समझा पा रहे हैं, तो हमारे चैनल जय हो स्टडी से जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905901018, ठीक है, इस पर संपर्क करें, या हमारा दूसरा नंबर हमारा है 9453775039। ठीक है, इस पर संपर्क करें। दूसरा नंबर क्या है, एक बार फिर से गलत हो गया, 9453775039 पर विस्तृत रूप से आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। हमारे मेंस कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, PCS मेंस कार्यक्रम क्या चल रहा है, ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम संबंधित GS का संपूर्ण अध्ययन हमारी टीम के द्वारा और हमारे सिलेक्टेड और अनुभवी लोगों के द्वारा आपका अध्ययन कराया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।